कभी सोचा है कि हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई मार्केट मतलब कोई बाजार अच्छा काम कर रहा है या नहीं? भाई ये कैसे पता लगाएं कि किसी सौदे से खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को कुल मिलाकर कितना फायदा हुआ? तो आज हम एन ग्रेगरी मैनक्यू की अर्थशास्त्र की दुनिया में चलेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अब ये तय करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? क्योंकि अच्छा का मतलब तो हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हमें इसे ऑब्जेक्टिवली मापने का एक तरीका देता है। और इसकी शुरुआत होती है खरीदार से। इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आइए पहले समीकरण के एक हिस्से को देखें, खरीदार को होने वाला फायदा। अर्थशास्त्री इसे एक खास नाम देते हैं, उपभोक्ता अधिशेष या कंज्यूमर सरप्लस। ये सब कुछ एक बहुत ही सरल से विचार से शुरू होता है। कोई भी इंसान किसी चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देने को तैयार है, बस इसी को कहते हैं भुगतान करने की इच्छा या विलिंगनेस टू पे। इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं जो एक आईपैड खरीदना चाहते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, हर कोई इसके लिए एक अलग मैक्सिमम कीमत चुकाने को तैयार है। तो ये उपभोक्ता अधिशेष या कंज्यूमर सरप्लस आखिर है क्या? ये सिंपल सा फर्क है उस कीमत में जो एक खरीदार देने को तैयार था और उस कीमत में जो उसने असल में दी। ये असल में क्या बढ़िया डील मिली वाली फीलिंग है जिसे हम अब नंबरों में माप सकते हैं। तो अब देखिए मजा। अगर आईपैड की बाजार कीमत $36 तय होती है तो क्या होगा? जाहिर है सिर्फ फातिमा ही इसे खरीदेगी, क्योंकि बाकी सबके लिए तो ये उनकी WTP से ज्यादा है, मतलब महंगा है। अब फातिमा तो $400 तक देने को तैयार थी, पर उसे मिले सिर्फ 360 में। तो ये जो $40 बचे, यही है उसका फायदा, उसका व्यक्तिगत लाभ। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो फातिमा का कंज्यूमर सरप्लस हुआ $40। और जब हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरे बाजार पर लागू करते हैं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। किसी भी बाजार का कुल उपभोक्ता अधिशेष हमेशा डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर का एरिया होता है। ये बाजार में मौजूद सभी खरीदारों को होने वाले कुल फायदे को देखने का एक ग्राफिकल तरीका है। ठीक है, तो खरीदारों की कहानी तो समझ आ गई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि यही चीज बेचने वालों यानी विक्रेताओं के लिए कैसे काम करती है। जैसे खरीदारों की भुगतान की इच्छा होती है, वैसे ही विक्रेताओं के लिए जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है लागत या कॉस्ट। ये वो कम से कम कीमत है जो उन्हें कोई सामान बेचने या सर्विस देने के लिए चाहिए ही चाहिए। कल्पना कीजिए कि 3 लोग हैं जो लॉन की घास काटने का काम करते हैं, और देखिए हर किसी की लागत अलग-अलग है। ये वो कम से कम रकम है जो उन्हें ये काम करने के लिए मिलनी ही चाहिए। और यहाँ आता है उत्पादक अधिशेष या प्रोड्यूसर सरप्लस। ये कंज्यूमर सरप्लस का ठीक उल्टा है। ये वो रकम है जो एक विक्रेता को मिलती है जिसमें से उसकी अपनी लागत घटा दी जाती है, मतलब ये उसका मुनाफा है। तो अगर घास काटने का मार्केट रेट $250 है, तो जिन और जाडा दोनों ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। जिन को $150 का फायदा होगा और जाडा को $50 का। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो इस बाजार में कुल उत्पादक अधिशेष $200 हो जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या होता है जब हम खरीदारों के फायदे और बेचने वालों के फायदे दोनों को एक साथ रखते हैं? इससे हमें पता चलता है कि समाज को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। तो एक तरफ हमारे पास खरीदारों का फायदा है यानी कंज्यूमर सरप्लस, और दूसरी तरफ है विक्रेताओं का फायदा यानी प्रोड्यूसर सरप्लस। दोनों को उनके अपने अपने अधिशेष से मापा जाता है। और अब आता है असली जादू। जब हम इन दोनों को मतलब कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को जोड़ते हैं ना, तो एक कमाल की बात होती है। देखिए, एक तरफ खरीदार ने कीमत चुकाई और दूसरी तरफ विक्रेता को वही कीमत मिली। तो ये जो कीमत है ये तो प्लस माइनस होके बीच से गायब हो जाती है, और हमारे पास बचता है एक बहुत ही सीधा और पावरफुल फॉर्मूला। ये जो कुल अधिशेष है, यही किसी बाजार से पैदा होने वाली असली आर्थिक भलाई है। अर्थशास्त्री इसे मजाकिया अंदाज में आर्थिक केक भी कहते हैं। और एक कुशल यानी एफिशिएंट बाजार वो है जो इस केक को जितना हो सके उतना बड़ा बनाता है। तो सवाल ये है कि ये केक सबसे बड़ा कैसे बने? जवाब है बाजार के संतुलन बिंदु पर, यानी जहां मांग और आपूर्ति की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं।
यही वो जादुई पॉइंट है जहां कुल अधिशेष सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां सामान उन लोगों तक पहुंचता है जो उसे सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं और उसे वो लोग बनाते हैं जो उसे सबसे कम लागत पर बना सकते हैं। अब ये सब सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? इसी विचार को महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने समझाया था। लेकिन ये जादू कुछ खास शर्तों के साथ ही काम करता है। एडम स्मिथ ने इसे अपना मशहूर नाम दिया, अदृश्य हाथ, यानी द इनविजिबल हैंड। उनका विचार था कि जब बाजार में हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है, तो एक अनजानी शक्ति उन सब के कामों को मिलाकर पूरे समाज के लिए एक अच्छा नतीजा निकाल देती है, बिना किसी सरकारी प्लानिंग के। लेकिन ये अदृश्य हाथ पूरी ताकत से तभी काम करता है जब दो बड़ी शर्तें पूरी हों। पहली, कि बाजार में पूरा कंपटीशन हो, कोई एक अकेला प्लेयर कीमत कंट्रोल ना करे, और दूसरी, कि उस सौदे का असर सिर्फ खरीदार और विक्रेता पर हो, किसी तीसरे पर नहीं, जैसे कि प्रदूषण से होता है। और जब ये शर्तें पूरी नहीं होती तो जन्म होता है बाजार की विफलता या मार्केट फेलियर का। ये वो स्थिति है जब फ्री मार्केट अपने आप सबसे अच्छा या सबसे कुशल नतीजा नहीं दे पाता। तो हमने देखा कि मुक्त बाजार वैल्यू बनाने और उस आर्थिक केक को बड़ा करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औजार है। लेकिन यही विश्लेषण हमें इसकी सीमाओं के बारे में गहरे सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है। अगर बाजार इतने ही कुशल हैं, तो क्या हर चीज का बाजार होना चाहिए? क्या सेवाओं और चीजों की तरह इंसानी अंगों जैसे कि गुर्दों का भी एक बाजार होना चाहिए? सोचने वाली बात है।